जादुई गाय घर और मुर्गी घर। सुरजीत अपनी पत्नी पवित्रा और 7 वर्षीय बेटे राघव के साथ खेड़ा गांव में रहता था। बैठक में बैठे हुए सुरजीत को देख पवित्रा कहती है, क्या बात है, आपके कुमलाए सूरत को देख ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपका मन किसी गहरे सोब के सागर में गोता लगा रहा है। अरे पशुपालन करके भी मैं न पूरी तरह एक पिता का फर्ज निभा पा रहा हूँ, न पति का। शादी के बाद इतने सालों में भी मैं तुम्हें एक साड़ी न दिला सका, न राघव को स्कूल की शिक्षा दीक्षा दिलाने का दाम जोड़ पा रहा हूँ। अजी सुख दुख तो जीवन का संगम है। गौशाला में खूंटे से बनी सुरजीत की चारों गाय जोर शोर के साथ गुहार लगाती हैं। अरे अच्छा भाग्यवान, मैं चारों गायों को चराने खेत खलियान लिए जा रहा हूँ, सांझ को लौटूंगा। सुरजीत अपनी गायों को हाँकते हुए खेत की ओर अग्रसर होता है, जहाँ एक बंजर खेत के बीचों बीच उसे एक मरियल सी गाय बेसुध पड़ी दिखती है। चल चल चल, बेचारी गाय की अवस्था तो बेहद बुरी है। सुरजीत भाव विभोर होकर उस गाय को अपने गायों के झुंड में मिलाकर घर लाता है, जहाँ राघव कहता है, अरे बाबूजी, ये नई गैया किसकी है? ये गाय अब हमारे परिवार का हिस्सा है बेटा। अजी हमारे घर की माली हालत पहले ही बेहतर नहीं, इस घनघोर गरीबी में इस गौ माता को कहाँ रखेंगे? पवित्रा, इस गाय की दुर्दशा देखो, शायद दाना पानी के अभाव से ये ऐसी हो गई है। मैं इसके लिए चारा बनाती हूँ। दोनों दंपत्ति गाय गौशाला का हिस्सा बना लेते हैं। समय गुजरता है। एक शाम, अजी रात के खाने में बनाने के लिए कोई भी भाजी तरकारी नहीं। ठीक है, मैं बाजार जाकर थोड़ी बहुत साग सब्जी मोल ले आता हूँ। सुरजीत झोला उठाए बाजार की ओर अग्रसर होता है, जहाँ उसे रास्ते के बीचों बीच एक मुर्गी घायल अवस्था में दिखती है। अरे इस मुर्गी के पग तो पूरी तरह जख्मी है, अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो बेचारी मर जाएगी। अरे इसे घर ले जाना ही बेहतर होगा। सुरजीत उस मुर्गी को घर लाता है, जहाँ पवित्रा उस पर बिगड़ते हुए कहती है, अजी अब ये क्या नई बला उठा लाए? ये गाय क्या कम थी जो इस मरियल मुर्गी को भी उठा लाए? अरे राघव, राघव जल्दी से पानी लाओ। जी बाबूजी। सुरजीत मुर्गी को सहलाते हुए पानी पिलाता है। पवित्रा, जहाँ इतनों का पेट पल रहा है, इस मुर्गी को 2 दाने खिलाने से क्या घट जाएगा? फिर तुम ही तो कहती हो ना कि कोई नहीं जानता कि कौन किसकी किस्मत खा रहा है। सुरजीत की बातों से पवित्रा की सूझबूझ परिवर्तित हो जाती है। समय गुजरता है। दोनों दंपत्ति उस गाय और मुर्गी का भले तौर से देखभाल करते हैं, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब सुरजीत की चारों गाय बीमार हो जाती हैं। ये ले सुरजीत, अपने महीने भर के दूध के दाम। अब से हम सभी गांव वाले तेरी गाय का दूध नहीं खरीदेंगे। मगर क्यों बैजू भाई? सुरजीत तो खुद ही बहुत सयाना है। बबुआ, जब से तुम्हारे गौशाला में ये मनहूस मरियल गाय के पापी पांव पड़े हैं, तब से तिहार गाय बीमार बदहाल है। मंगला मौसी, ये गाय और मुर्गी मनहूस है। इस घर की खातिर अब हम तेरी गायों का दूध तभी लेंगे जब तू इन दोनों को अपने घर से खदेड़ देगा। बैजू, सुरजीत के चुप्पी साधे देखकर ऐसन होए के आस ना दिखत है। अरे गांव में ग्वालों की कमी नहीं, अब दिनेश के यह से दूध लेंगे। जय राम जी की। गाय और मुर्गी को अपने यहाँ आसरा देने के चलते सुरजीत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कमाई का जरिया बंद हो गया, वो बेरोजगार हो गया। एक रात मुर्गी और गाय की गुहार से वो उठकर गौशाला में आता है, जहाँ गाय और मुर्गी का स्वरूप सोने में ढल चुका था। अरे ये कैसी माया है? ये मुर्गी और गाय साधारण से चमकते दमकते सुनहरे रूप में कैसे बदल गए? चकित ना हो, मेरा नाम गौरी है। मैं एक जादुई गाय घर हूँ। मैं सुंदरवन जंगल में रहती थी, मगर एक रोज मैं भटकते हुए इंसानों की दुनिया में दस्तक दे बैठी। तुमने मुझे मौत के मुंह से निकाला, इसलिए अभी मैं जादुई सुनहरी गाय घर में बदलूंगी। मेरे भीतर से 2 जादुई सोने की गाय निकलेंगी। वो अहम योगदान से तुम्हें एक बार ही सोने का गोबर देंगी और सदा के लिए साधारण हो जाएंगी। ये गाय घर का चक्र आज से तकरीबन 3 रात होगा। सुनो सुरजीत, जैसे ही मैं जादुई मुर्गी घर में बदलूंगी, मेरे भीतर एक साथ 2 जादुई सोने की अंडे देने वाली मुर्गियों का जोड़ा निकलेगा, जो तुम्हें केवल एक बार ही सुनहरे अंडे देगा
और फिर वो सदा के लिए साधारण मुर्गी बन जाएगी। ये चक्र जादुई गाय घर के नई 3 रातों तक होगा। सुरजीत सुनहरी गाय और मुर्गी को गौशाला से प्रांगण में जैसे लाता है, वो जादुई विशाल सुनहरी मुर्गी घर और गाय घर में बदलने के साथ दोनों के सोने की सीढ़ियों से सुनहरे गाय और सुनहरी मुर्गी का जोड़ा निकलता है। उसी पल छिन मुर्गी घर और गाय घर साधारण हो जाते हैं। अरे, जादुई मुर्गी घर और गाय घर से निकली जादुई मुर्गी और गाय के जोड़ो, जरा अपना जादू तो दिखाना। सुरजीत के स्वर सुनकर जादुई मुर्गियों का जोड़ा उसे 2 सोने के अंडे और जादुई दोनों गाय अपनी सुनहरी पूंछ उठाकर एकाएक सोने का गोबर देकर सदा के लिए साधारण हो जाती हैं। ये तो सोने पर सुहागा हो गया जी। इस जादुई गाय घर और मुर्गी घर से मिले इन सोने के अंडों और गोबर से हम पुश्तों के पुराने घर की काया पलट करके सुनहरा सुखमय जीवन यापन कर सकते हैं। अरे नहीं पवित्रा, इस सुनहरे गोबर और सोने के अंडों को मैं सुनार से बेचकर गौशाला की चारों गाय का इलाज उपचार कराऊंगा। अगले ही सुबह सुरजीत उन गोबर और अंडों का सौदा सुनार से करके मिले पैसों से अपने पशुओं को मरने से बचा लेता है। अरे देखा पवित्रा, हमारी चारों गाय एकदम चकाचक हो गई। पिताजी, इसका सारा श्रेय सुनहरी गैया घर को जाता है। सिर्फ गाय घर नहीं बल्कि इसमें मुर्गी घर भी शामिल है राघव। दिन गुजरने के साथ दूसरे दिन की रात दस्तक देती है, जिसके साथ गाय और मुर्गी गुहार लगाती है। बाबूजी, लगता है गैया के जादुई गाय घर में बदलने की बेला हो चली है, तभी वो गुहार लगा रही है। हाँ, मुर्गी ने भी कुक्कड़ शुरू कर दी। पूरा परिवार जैसे ही सुनहरी हुई गाय और मुर्गी को प्रांगण में लाते हैं, दोनों चकाचौंध चमक से प्रकाशित होते हुए विशाल जादुई सुनहरे मुर्गी घर और गाय घर में बदलते हैं, जिनकी सुनहरी सीढ़ियों से सुनहरे गाय का जोड़ा और मुर्गी घर से सुनहरी मुर्गियों का जोड़ा उतरकर नीचे आता है। अरे जादुई सुनहरी मुर्गियों और गौ माता का जोड़ा, मुझे सोने का अंडा और सोने का गोबर दो, ताकि मैं उसे अपने गरीबी से घर को नए ढांचे में ढाल सकूं। जादुई मुर्गी घर और गाय घर से निकली सुनहरी मुर्गी और गाय उसे सुनहरा चमचमाता अंडा और गोबर देती है, जिसके पश्चात दोनों साधारण गाय और मुर्गी में बदलते हैं, जिसके साथ जादुई गाय घर और मुर्गी घर साधारण अक्ष धारण करते हैं। सुरजीत, तुम्हारे पास केवल कल की रात्रि शेष बची है। हाँ सुरजीत, कल रात आखिरी बार हम दोनों जीव जादुई मुर्गी घर और गाय घर में बदलकर तुम्हें सोने के मुर्गी और गाय का जादुई जोड़ा देंगी, और उसके पश्चात हम सदा सर्वदा के लिए अपनी मायावी दुनिया में दस्तक दे जाएंगी। जादुई मुर्गी और गैया, क्या हम तुम्हारे जादुई मुर्गी घर और गाय घर में एक बार घूम सकते हैं? क्यों नहीं राघव, कल जब हम दोनों जादुई आवास का अक्ष धारण करेंगी तब। अगली रात। अरे आज तीसरी और अंतिम रात है, जब वो गाय और मुर्गी एक आखिरी बार जादुई मुर्गी घर और गाय घर में बदलेंगे। चलो चलो चलो। सुरजीत जिस पल छिन मुर्गी और गाय को प्रांगण में लाता है, दोनों बेहद विशाल मुर्गी घर और गाय घर में तब्दील हो जाती हैं। पूरा परिवार उनके शरीर में लगी सुनहरी सीढ़ियां चढ़कर घर के भीतर घूमता है। अरे वाह बाबूजी, ये मुर्गी घर और गाय घर दोनों ही एकदम अद्भुत है। हमें चलना चाहिए। सुरजीत गाय घर और मुर्गी घर से जादुई मुर्गी जोड़ा और गाय का जोड़ा लिए बाहर आता है, जिसके बाद वो दोनों घर मुर्गी और गाय में बदलकर अंतिम शब्द स्वर कहती है। हमारे जाने की घड़ी हो गई है। अब तुम्हारे पास आधे दर्जन गाय और मुर्गियां हैं। इससे तुम्हारी आजीविका आसानी से चलेगी। ये कहकर जादुई मुर्गी घर और गाय घर सदा के लिए गायब हो जाता है, जो जाते जाते उन्हें 6 गाय और 6 मुर्गियां और दुधारू गाय देकर जाते हैं, जिससे सुरजीत का संसार पूरे तौर से बदल जाता है। अब वो बड़े तबके का पशुपालक बनकर परिवार के संग बेहतर जीवन। ब्यूटी पार्लर वाली गरीब सास बहू। घर के बाहर दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा हुआ है और बाराती नाच रहे हैं। श्वेता जब अपनी बहन को लेने जाती है तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होती है और निशा कहती है,
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो मेकअप करना आता ही नहीं। मेरी मेकअप वाली भी नहीं आई। अब मैं कैसे तैयार हूँ? बाहर मेरे भैया की बारात रुकी हुई है, वो भी मेरी वजह से। ओहो, तो चिंता मत कर, मैं तेरे लिए मेकअप वाली लेकर आती हूँ। लहंगा पहने हुए श्वेता चुपके से बारात की दूसरी तरफ जाती है, जहाँ सारे ब्यूटी पार्लर बंद थे। तभी श्वेता राधिका से टकरा जाती है और उसे अपनी परेशानी बताती है। तो राधिका ये बात सुनकर तुरंत उसकी बहन का मेकअप करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और उसका मेकअप कर देती है, जिसके बाद वो खुद को मिरर में देखकर कहती है, ओह माय गॉड, ये मैं हूँ। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे इतना अच्छा सजाया है। वाओ दीदी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे लगा नहीं था कि ये गरीब सी दिखने वाली आपको इतना सुंदर सजाएगी। क्या तुमने मेकअप का कोई कोर्स किया है? हाँ, ऐसा ही कह सकती हो। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन अब मैं ये काम नहीं करती। पर क्यों नहीं करती हो? तुमने जिस तरीके से मुझे रेडी किया है, उतनी तो मेरे पास फीस भी नहीं तुम्हें देने के लिए। इट्स ओके, मुझे इसका चार्ज नहीं चाहिए। आपके भाई की शादी है, आप जल्दी जाइए। बाय। थैंक यू सो मच, मुझे इतना अच्छा तैयार करने के लिए। इसी के बाद दोनों बहनें अपनी भाई की बारात में नागिन डांस करते हुए जाती हैं। वहीं राधिका सब्जी लेकर अपने घर पहुंचती है तो उसकी सास पारो कहती है, बहू, तुझे आज सब्जी लाने में इतना वक्त कैसे लग गया? क्या कर रही थी बाहर? माँ जी, मैं जब आ रही थी तो मुझे एक लड़की मिली, फिर मैंने उसकी मदद कर दी। उसके भाई की शादी थी तो वो मेकअप कराना चाहती थी, बस मैंने उसका मेकअप किया है। तूने फिर से मेकअप का काम करना शुरू कर दिया क्या? नहीं माँ जी, मैंने उस लड़की से 1 रुपया भी नहीं लिया। और माँ जी, मैं ये काम कैसे शुरू कर दूंगी? ये मेरा शौक था और जो उस एक गलती की वजह से अब रह गया है, अब नहीं मैं करना चाहती। जा, अब व्योम को चेक कर, क्या वो ठीक तो है? जी माँ जी। ये कहते ही वो अपने पति व्योम के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। व्योम जी, ये मेरी वजह से आपको क्या हो गया? कब आप होश में आएंगे? अब आपका इंतजार और नहीं होता मुझसे। मेरी वजह से आप कोमा में चले गए। 4 महीने से आप उठे ही नहीं। आखिर राधिका ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से उसका पति कोमा में चला गया और क्यों उसने अपने मेकअप करने के शौक को छोड़ दिया? जानने के लिए इस दिलचस्प कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं। राधिका अपने पति के सिर पर हाथ रखकर बैठी थी कि उसकी सास आकर कहती है, बेटा, अब वो तो उठने से रहा। काश हम पर इतने पैसे होते कि हम इसका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा पाते, पर हम दोनों ने सब डुबा दिया। माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से मुझे कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए। 2-4 दिन बीत जाते हैं। दोनों गरीब सास बहू जैसे तैसे अपना घर का खर्चा चलाकर रह लिया करते थे। वहीं झाड़ू पोछा का काम करके राधिका जो पैसे लाती थी व्योम के इलाज में लगा देती थी। एक दिन निशा राधिका को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाती है। तभी दरवाजा खोलने राधिका आती है और वो कहती है, आप तो वही है ना जिसके मैंने मेकअप किया था? जी, दरअसल आपके मेकअप की बहुत तारीफ हुई थी, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। मेरे पास आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी कजन की शादी है जिसमें सभी लोग आपसे ही मेकअप कराना चाहते हैं। जी मुझे माफ कीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकती। अरे प्लीज, आप मना मत कीजिए। आपको इसके 3-4 लाख रुपए मिल सकते हैं। आप तो जानती हैं सुंदर दिखना लड़कियों को कितना पसंद है। अरे क्या हुआ बहू, इतनी देर हो गई तुझे? ये पूछते ही राधिका उसे सब कुछ बता देती है। तभी पारो कहती है, बहू हाँ कर दे, कर ले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन। माँ जी, आप जानती है ना, आपने ही तो मना किया था मुझे। और अब मैं ही तुझे हाँ बोल रही हूँ, ये सोच कि इन पैसों से व्योम का इलाज हो सकता है। राधिका उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। अगले दिन ही शादी में 25 से ज्यादा लड़कियों को तैयार करती है। किसी के बाल रोल कर रही होती है तो किसी के वैक्स कर रही होती है। कुछ दिन बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट के 4 लाख रुपए मिलते हैं। हर तरफ राधिका के मेकअप की तारीफ होती है, जिससे वो आसपास के मोहल्ले में मशहूर हो जाती है। साथ ही उन पैसों से अपने पति का इलाज करवा दिया। डॉक्टर ने ये आश्वासन दिया है कि उसका पति ठीक हो जाएगा। तभी पारो कहती है, राधिका बहू, 2 लाख रुपए अभी भी बच गए हैं। मैं सोच रही हूँ अगर तेरे मेकअप करने से हमें लाखों रुपए का फायदा हो सकता है तो क्यों ना हम छोटा सा पार्लर खोल लें। मैं भी तेरी मदद करा दूंगी, मुझे तो आता ही है। साथ ही रोज के ज्यादा पैसे भी आया करेंगे, तुझे झाड़ू पोछा करने की जरूरत भी नहीं होगी। सच माँ जी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ बहू, सस्ते मेकअप यूज करेंगे, ज्यादा महंगे वाले नहीं। ये कहते ही दोनों अच्छा और टिकाऊ वाटरप्रूफ मेकअप लेकर आती हैं और एक पार्लर खोल लेती हैं, जहां शुरुआत के ग्राहकों को 50% का डिस्काउंट मिलता है।
इसी बात से पहले दिन पार्लर में बहुत भीड़ रहती है, साथ ही उसके मेकअप की हर जगह तारीफ होती है। ऐसे ही एक दिन कोई जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट उसके पार्लर में आती है और कहती है, क्या राधिका तुम ही हो? जी मैं ही हूँ। आप कौन? मैं लैक्मे मेकअप आर्टिस्ट आंचल त्रिवेदी हूँ। ओह माय गॉड, आप इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट मेरी दुकान में कैसे? बस तुम्हारा नाम सुनते सुनते यहाँ तक आ गई। क्या तुम मेरा कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बना सकती हो? क्योंकि मेरा शूट है। एक्सक्यूज मी, क्या मेरी आईब्रो बन जाएंगी? जी जरूर माँ जी, आप इनकी आईब्रो बना दीजिए, तब तक मैं इनका हेयर स्टाइल बना देती हूँ। ये कहते ही राधिका उसका हेयर स्टाइल बनाने लगती है। तभी आंचल कहती है, तुम्हारे काम करने के तरीके से पता चलता है कि तुम कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो, मेरी तरह ही। आपने बिल्कुल सही समझा। तो ये सब छोड़ क्यों दिया? अब तक तो तुम बहुत अच्छी जगह होती। तुम्हारी सास भी पार्लर में लगी हुई है तुम्हारे साथ। मैं आपको बताती हूँ, 4 महीने पहले मेरा खुद का अच्छा सा पार्लर था। मुझे मेकअप करने का इतना शौक था कि मैं हर दिन मेकअप करती थी। मेरा मेकअप का सुरूर देखकर मेरी माँ जी को भी मेकअप करने की आदत पड़ गई। हम दोनों मेकअप करने में इतने बेशुमार हो गए कि मैंने अपने पति के पैसे को भी महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स पर लगा दिया। फिर एक दिन उनके बिजनेस को बहुत लॉस हुआ। उस बिजनेस को बचाने के लिए हम पर पैसे भी नहीं थे, इसीलिए मैंने अपना ब्यूटी पार्लर बेच दिया। उसके बाद तो हम गरीब से गरीब होते गए। इस बीच मेरे पति का एक्सीडेंट भी हो गया और अभी वो कोमा में है। ये लीजिए, बन गया आपका हेयर स्टाइल। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है मेरा। थैंक यू सो मच। ये लो तुम्हारे पैसे। इतने सारे? देखो, तुम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो और मैं तुम्हारी मेहनत का तुम्हें अदा कर रही हूँ। अब तुम्हें इस तरह दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मेरे सैलून में काम कर सकती हो। वहाँ तुम्हें जितने अपॉइंटमेंट मिलेंगे वो सब तुम्हारे होंगे। आंचल जी, मैं आपको किस तरह से शुक्रिया अदा करूं? आपने तो मेरे मन का सारा बोझ ही खत्म कर दिया। बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। एक सच्चा कलाकार ही एक दूसरे अच्छे कलाकार की पहचान कर सकता है। इस तरह राधिका आंचल के बड़े से सैलून में काम करती है, बड़े बड़े एक्टर्स को रेडी करती है। देखते ही देखते वो बहुत मशहूर हो जाती है और अपने खुद का एक बड़ा सैलून खोलती है, जिसके बाद उसका पति भी ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं। चुड़ैल नाई की दुकान। 3 दिन के बाद बेचारा राजेश अपने बेटे राजू के साथ पेट भर के खाना खाता है। ये सब चुड़ैल खिड़की से झांक कर देख रही होती है और वो बहुत खुश होती है। जिसके बाद चुड़ैल हर रोज इसी प्रकार नाई का काम करके पैसा कमाती है और रात को अपने पति राजेश के सोने के बाद उन पैसों को उसके सिरहाने रख देती है। एक दिन राजेश अपने मन ही मन सोचता है, आखिर ये कौन है जो मेरे तकिए के पास पैसे रखता है? आज मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। उस रात राजेश सोने का नाटक करता है और चौकन्ना रहता है। रात होते ही चुड़ैल आती है और उसके सिरहाने पैसे रख देती है। जैसे ही राजेश चुड़ैल को देखता है, उसे चुड़ैल को पहचानने में जरा भी देरी नहीं लगती और वो चुड़ैल से कहता है, अरे ललिता, क्या ये तुम हो? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता अपनी आंखों पर। तुम मरने के बाद भी हमारी मदद कर रही हो। आखिर आपको मेरा सच पता चल ही गया। मुझे नहीं पता था कि मरने के बाद तुम्हें शांति नहीं मिली और तुम हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। ये सब तो करना ही था। जीते जी तो नहीं कर पाई, लेकिन मरने के बाद कर रही हूँ। कांचीपुरम के छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था, जिसमें ललिता अपने पति राजेश और अपने बेटे राजू के साथ रहा करती थी। ललिता का पति राजेश नाई का काम किया करता था और उसी से वो अपने रोजमर्रा के खर्चे निकाला करता था। गांव में राजेश के अलावा 2 नाई और थे, कालू और गजेंद्र। उन दोनों की दुकान पर भीड़ अक्सर ज्यादा लगी रहती थी। राजेश से कोई इसलिए जल्दी शेविंग नहीं कटवाया करता था क्योंकि वो बहुत गरीब था और उसकी नाई की दुकान भी बहुत छोटी थी। एक दिन राजेश अपने गांव के एक आदमी के बाल काट रहा होता है। अरे क्या बताएं भैया, कमाई तो हो ही नहीं पाती है। कालू और गजेंद्र दोनों सारे ग्राहक अपने साथ ही ले जाते हैं, मानो जैसे ग्राहकों का तो अकाल पड़ा हो। अरे भाई क्या बताएं, सब मोह माया है। ये सारा खेल पैसों का है। उन्होंने अपनी दुकान बहुत बड़ी और सुंदर बना रखी है, इसलिए सब लोग उनकी दुकान में ही जाते हैं। भाई साहब, तुम बिल्कुल सही कहते हो। गांव के कुछ लोग मिलकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसके बाद राजेश को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही और वो अपाहिज हो गया है। जिसके बाद वो व्हीलचेयर के सहारे चलने लगता है। ये सब क्या हो गया? मैं तो आगे बढ़ने की सोच रहा था। आगे बढ़ने लायक अब मेरे पैर ही नहीं रहे। ऊपर से मेरी पत्नी ललिता भी मुझे छोड़ गई। अब मैं अकेले इस दुनिया में क्या करूँगा? राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो अपने बेटे राजू के साथ रहने लगता है,
लेकिन कुछ दिन तो उनके निकल जाते हैं और उसके बाद उनके घर में राशन भी खत्म हो जाता है। एक दिन राजू अपने पिता राजेश के पास आकर कहता है, पिताजी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटा मुझे माफ कर दो, तुम तो जानते हो मैं अब चल नहीं सकता, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊं। 2 दिन तक राजेश और राजू दोनों भूखे प्यासे ऐसे ही रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ललिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो भटकते भटकते अपने पति और बेटे को देखने के लिए अपने घर पहुंच जाती है। ललिता एक खिड़की से झांक कर देखती है, हे भगवान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? मेरे मरने के बाद तो मेरा पति अपाहिज हो गया है और मेरा बेटा भूख से तड़प रहा है। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो ये दोनों तो मर जाएंगे। मुझे इनके लिए कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल को एक आइडिया आता है। अरे पहले मेरा पति नाई का काम किया करता था, तो क्यों ना अब मैं भी नाई का काम करना शुरू कर दूं। मैं ऐसी कटिंग करूंगी कि सब लोग मेरे पास भागे चले आएंगे। ऐसा सोचकर अगले दिन चुड़ैल अपना भेष बदलकर गांव में आ जाती है और नाई का काम शुरू कर देती है। चुड़ैल एक सुंदर सी औरत का रूप धारण कर लेती है, जिसकी वजह से गांव के सभी मर्द उसकी दुकान पर लाइन लगा देते हैं और उसी की दुकान में आना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल गांव के सभी लोगों की कटिंग करना शुरू कर देती है, जिसके चलते चुड़ैल कई सारा पैसा कमा लेती है। अरे वाह, क्या बात है! इतना सारा पैसा! मुझे नहीं पता था कि अगर मैं काम करूंगी तो इतना पैसा कमाऊंगी। काश ये मैंने मरने से पहले सोचा होता। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इन पैसों को अपने पति राजेश को दे देती हूँ। चुड़ैल अपने पति राजेश के पास पहुंच जाती है, जहां रात के समय राजेश सो रहा होता है। चुड़ैल छुपकर उसके तकिए के पास सारे पैसे रख देती है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही राजेश की आंखें खुलती है, उसे अपने तकिए के पास इतने सारे पैसे देखकर हैरानी होती है। अरे राजू, कहाँ है तू? अरे जल्दी से यहाँ। राजू फौरन अपने पिता राजेश के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद राजेश राजू से कहता है, अरे बेटा, इतने सारे पैसे तू कहाँ से लेकर आया? नहीं पिताजी, ये पैसे मैं नहीं लेकर आया हूँ। मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। राजेश ये सुनने के बाद बहुत संकोच में रह जाता है कि तभी राजू कहता है, पिताजी, आज हमें 3 दिन हो गए हैं बिना खाना खाए। शायद ऊपर वाले ने हमारी खुद मदद की है। लाओ, इन पैसों को मुझे दो, इनसे मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। राजेश उन पैसों को राजू को दे देता है, जिसके बाद राजू उन पैसों से खाना और राशन ले आता है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं अपनी नाई की दुकान को बड़ा कर सकूं। उस आदमी की कटिंग करने के बाद वो इस बात को सोचता सोचता अपने घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी ललिता को बुलाता है और उससे कहता है, देखो ललिता, हमारी नाई की दुकान बहुत छोटी है, इसी वजह से कोई हमारी दुकान में नहीं आता। मैं सोच रहा था कि मुखिया से थोड़े पैसे ले लूं और अपनी दुकान को थोड़ा सा बड़ा कर दूं। लेकिन हम उनके इतने सारे पैसे लौटाएंगे कैसे? अरे चिंता मत करो, जब मेरी दुकान में ग्राहक बढ़ेंगे तो पैसे भी आएंगे और उन्हीं से हम मुखिया को पैसे चुकाते रहेंगे। ललिता राजेश की बात मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों मुखिया के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक से एक बहुत बड़ी गाड़ी के साथ उनकी टक्कर हो जाती है। राजेश के दोनों पैरों पर गाड़ी चढ़ जाती है, जिससे उसके पैर खराब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ललिता के सिर से बहुत खून बहने लगता है। राजेश वहां पड़ा हुआ अपनी पत्नी ललिता को देख रहा होता है और तड़प तड़प कर लोगों से मदद मांगता है। अरे कोई मेरी मदद करो, अरे मेरी पत्नी को कोई हॉस्पिटल लेकर चलो, कोई हमारी मदद करो। आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद आप दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, मैं आपके पैरों का भी इलाज करवाऊंगी। देखना, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। अपनी चुड़ैल पत्नी को देखकर राजेश बहुत खुश होता है, जिसके बाद चुड़ैल धीरे धीरे करके खूब पैसा कमाती है और राजेश के पैरों का इलाज करवा देती है। कुछ समय बाद राजेश अपने पैरों पर चलना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो एक दिन अपनी चुड़ैल पत्नी से कहता है, ललिता, तुमने हमारी बहुत मदद की है और हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि अब हम अपने लिए खुद कर सकते हैं। मेरी मानो यहाँ से मुक्त हो जाओ, अब मैं अपने बेटे का ख्याल खुद रख लूंगा। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत खुशी मिलती है और वो खुशी खुशी वहाँ से मुक्त हो जाती है, जिसके बाद राजेश एक अच्छी सी दुकान खोलकर अपना नाई का काम दोबारा से शुरू कर देता है। इस बार उसकी दुकान में अच्छे खासे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं, जिससे उसका काम अच्छा खासा चलने लगता है। बांझ बहू के 12 गणेश बच्चे। शीशगंज गांव में आशा अपनी सास मंगला और पति शिव के साथ रहा करती थी। शिव और आशा की शादी को 5 बरस बीत चुके थे, मगर अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। आशा अक्सर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के आगे बिलक बिलक कर रोया करती थी। हे गौरी पुत्र गणेश, हे शुभ लाभ के पिता, आखिर मेरे दामन पर बांझ का दाग लगाकर क्या हासिल हुआ आपको? उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर मंगला वहां आकर कहती है, आशा बहू, दिल क्यों छोटा कर रही है?
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखना, एक रोज हमारे भी घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठेगी। माँ जी, मेरी वजह से आपको और शिव को जमाने भर की कितनी कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। जाने ये बांझपन का बोझ कब मेरी कोख से जाएगा। एक शाम दोनों सास बहू बाजार जा रही थी, तभी गांव में रहने वाली कल्याणी कहती है, राम राम राम। अरे मंगला, अब क्या तेरी इस बांझ बहू की कोख के साथ तेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? अरे अगर इस बांझ पखेरु की छवि छाया मेरी गर्भवती बहू पर पड़ी तो जाने क्या आफत आएगी। अरे एक औरत होकर दूसरी औरत की बेबसी का मजाक बनाते तुम्हें शर्म नहीं आती? रहने दीजिए माँ जी, किस किस का मुंह आप रोकती फिरोगी, अब खोट तो मुझ में ही है। ये कहकर आशा अपनी सास मंगला को लेकर आगे आ जाती है। चलते चलते रास्ते में उसकी नजर एक फुटपाथ पर बैठे 12 बच्चे पर पड़ती है। उन्हें बिलक बिलक कर रोते हुए देख आशा के कदम वहीं रुक जाते हैं। अरे बच्चों, क्या बात है? तुम इस फुटपाथ पर क्यों बैठे हो? तुम्हारे अपने कहाँ हैं? आशा के प्रश्न पूछने पर 10 साल का समझदार कार्तिक कहता है, हमारे माता पिता के बीच हमारी परवरिश को लेकर बहुत वाद विवाद हुआ, जिसके बाद पिताजी ने जोश में खुदकुशी कर ली और हमारी माँ हमें इस फुटपाथ पर छोड़कर चली गई। ये देखकर दोनों सास बहू असमंजस में पड़ जाती हैं और कहती हैं, माँ जी, अगर हम सिर्फ इन दुधमुही बच्चों को अपने घर ले जाते हैं तो ये ठीक नहीं कहलाएगा। मगर बहू, हमारे पास इतना है भी तो नहीं कि हम इन 12 बच्चों की परवरिश कर सके। माँ जी, सब कुछ गणपति बप्पा पर छोड़कर इन्हें घर ले चलते हैं। आशा दूध मुहे बच्चों को गोदी में उठा लेती है और बड़े बच्चे उसकी साड़ी का पल्ला पकड़े हुए पीछे पीछे चलकर घर आ जाते हैं। भैया भैया, हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है। भैया भैया, हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है। बस बच्चों, जरा सा सब्र करो, मैं अभी तुम सभी के लिए कुछ बना देती हूँ। आशा जल्दी से चूल्हे के दोनों तरफ दाल चावल चढ़ा देती है और कहती है, माँ जी, बड़े बच्चे तो दाल चावल खा लेंगे, मगर इन दूधमुही बच्चे के लिए तो दूध ही चाहिए होगा। माँ जी, मेरे पास ही कुछ पैसे पड़े हुए थे, इन पैसों से जल्दी से बच्चों की खातिर दूध मोल ले आइए। आशा एकाएक सभी बच्चों को खाना परोसती है। कई दिनों के भूखे बच्चे खाने की थाली पर जैसे टूट पड़ते हैं। फिर 4 साल का शुभ और भूख जाहिर करते हुए कहता है, मुझे और खाना चाहिए। आशा परात के चावल को बच्चों की थाली में पलटकर कहती है, बच्चों, पेट भरकर खा लो, कम पड़े तो बताना। सभी बच्चे खा पी कर टंच हो जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी आशा का पति शिव घर लौटता है और कहता है, आशा, अरे ओ आशा, अरे ये इतने सारे बच्चों का बवंडर मेरे घर में कैसे आया? कहां से उठा लाई हो इन्हें? अजी, ये आज से हमारे बच्चे हैं। ये सुनकर शिव उन बच्चों को गिनकर कहता है, अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कौन उठाएगा इन 12 बच्चों का भार? हाँ, खाना है या मेरे हिस्से के खाने से भी इन 12 पिल्लों का पेट भर दिया तुमने? ये सोचकर आशा हाथ पांव मलने लगती है। तभी मंगला बीच में आकर बात संभालती हुई कहती है, अरे तेरा खाना तो कब से रहा तक रहा है, जाकर खा ले। सभी के सो जाने के बाद दोनों सास बहू कहती हैं, माँ जी, आपने अपने हिस्से का खाना शिव को खिला दिया और इस बढ़ती उम्र में खुद भूखी रह गई। तूने भी तो अपना पेट काटकर इन 12 बच्चों का पेट भरा, तो फिर मैं अपने हिस्से का खाना अपने बेटे को क्यों नहीं खिला सकती? अगली सुबह आशा उन बच्चों को नहला धुलाकर साफ सुथरा करती है। ये देख रूपम और विनायक कहते हैं, आप तो एकदम माँ के जैसे हमारी सेवा कर रहे हैं। क्या हम आपको माँ कहकर बुला सकते हैं? हाँ बच्चों, शायद इसीलिए गौरी पुत्र गणेश ने मुझे आज तक बांझ रखा, क्योंकि मुझे तुम 12 बच्चों की माँ जो बनना था। उस रात जब शिव घर लौटकर आता है तब 12 बच्चे उससे लिपट जाते हैं और साल भर का गणेशा कहता है, पापा। ये शब्द सुनकर शिव के मन में स्नेह भावना उमड़ आती है और वो गणेश को गले से लगाकर कहता है, क्या कहा तूने पापा? आज से मैं तुम सभी का पिता बनूंगा। उन 12 बच्चों के चंचलता से शिव भी बच नहीं पाता। देखते ही देखते गणेश चतुर्थी आती है। सुनो जी, कल गणेश चतुर्थी की स्थापना है। उनकी दया से मुझ बांझ की कोख
इन 12 बच्चों से भर गई है, इसलिए मैं इस साल बप्पा को घर बुलाना चाहती हूँ। शिव उसे पैसे देकर चला जाता है। अगली सुबह आशा गणेश जी की स्थापना करती है, मगर गुजरते हुए हर एक दिन के साथ उनकी कठिनाइयां बढ़ती चली जाती हैं। विसर्जन के एक दिन पूर्व आशा अपने 12 बच्चों समेत गजानन के सामने सिर झुकाई कहती है, हे अष्ट सिद्धि विनायक, हे विघ्नहर्ता, आपकी स्थापना से घर में सुख शांति आती है, मगर आज मेरे 12 बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, कुछ करो भगवान। एकाएक एक व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। जी कहिए। अरे कोई है इस घर में? ये लो, भगवान श्री गणेश की पाठ का प्रसाद है, इसे खा लो। शुक्रिया। आशा गणेश जी के उस प्रसाद को अपने 12 बच्चों को खिलाकर खुद भूखी रह जाती है। तभी बच्चे कहते हैं, माँ और प्रसाद दो ना, मुझे और भूख लगी है। हाँ माँ, मेरा भी पेट नहीं भरा। बच्चों तुम ठहरो, मैं अभी आई। अपने 12 बच्चों की भूख मिटाने की खातिर आशा और शिव एक साथ नंगे पांव हर एक मंदिर में जाकर प्रसाद जोड़ बटोर कर घर आते हैं और खुद भूखे रहकर उन बच्चों का पेट भरते हैं। अगली सुबह पूरा गांव गणेश जी के विसर्जन की तैयारी में जुट जाता है। तब आशा कहती है, हे गजानन, आज इस विसर्जन के दिन आप मेरे घर से विदा ले रहे हैं प्रभु। अगर मैंने सच्ची श्रद्धा से इस गणेश चतुर्थी पर आपकी उपासना की है तो मुझे दर्शन देकर मेरे घर के संपूर्ण विघ्न हर लीजिए गौरी पुत्र। आशा के आंसुओं की कटार जैसे ही भगवान की प्रतिमा पर पड़ती है, एक तेज रोशनी उसके 12 बच्चों को प्रकाशमान करती है और 12 बच्चे का स्वरूप गणेश जी के रूप में बदल जाता है और आशा के सामने भगवान श्री गणेश विशाल रूप धरकर कहते हैं, आशा घबराओ नहीं, ये 12 बच्चे मेरा ही अंश है। भगवान अपने भक्तों की परख करते हैं। तुम्हारे बांझपन के पीछे मैं तुम्हारी परख कर रहा था। अपनी कोख से इन्हें जन्म न देते हुए भी तुमने वो सारे कर्तव्य और त्याग दिए जो केवल एक ममता से भरी मां करती है। अपना पेट काटकर इन 12 बच्चों का पेट पाला, इन्हें बिना भेदभाव के भरसक परवरिश की। इसलिए आज मैं तुम्हारी कोख के बांझपन के बंधक को तोड़ता हूं। अगले वर्ष की गणेश चतुर्थी पर तुम एक पुत्र जनोगी। धन्य हो गौरी पुत्र गणेश, आखिर आज मेरे माथे से बांझ का बोझ उतर ही गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ओझल होते हैं, 12 बच्चे भी प्रतिमा में समाहित हो जाते हैं। आशा अपनी सास और पति शिव के संग धूमधाम से गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करती है। कुछ ही दिन के बाद आशा गर्भवती होती है और गजानन के शब्दानुसार अगले साल गणेश चतुर्थी के रोज उसके घर में बेटे की किलकारी गूंज उठती है। आशा ने अंत तक विश्वास की पात्री को नहीं छोड़ा, जिसे भगवान को भी उसकी गोद भरनी पड़ी। बांझ बहू के 12 बच्चों की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर कुछ बातें देर से पूरी होती हैं। जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की। 3 चुड़ैल बहनें। छोड़ दे, वही तो, छोड़ दे, इस पैटीज पर नजर पहले मेरी पड़ी थी, मगर निशाना पहले मैंने साधा था। हटो तुम दोनों, क्योंकि इसे मेरी उंगलियों ने चारों तरफ से घेर रखा है और हमारी उंगलियों ने तुम्हारी उंगलियों को चारों ओर से घेर लिया है। एक पैटीज के पीछे तीनों कुत्ते बिल्ली के जैसे क्यों लड़े जा रही हो? इससे बेहतर बंटवारा करके आपस में खा लो। मगर माँ, ये पैटीज पिताजी मेरे लिए लाए थे, इसे तो मैं ही खाऊंगी। विधि की बच्ची, अगर तू पापा की परी है तो मैं भी माँ की मगरमच्छ हूँ। ये पैटीज तो मेरे ही पेट में जाएगा। तीनों के बीच पैटीज के पीछे का वाद विवाद भीषण महाभारत में बदल जाता है। तीनों एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट पर उतारू हो जाती हैं, जिसे देख तान्या थसकरी मारकर माथा पकड़कर कहती है, हे ईश्वर, कैसी झगड़ालू बिटिया जनी है मैंने। एक पल भी तीनों के बीच पटरी नहीं बैठती, जाने जब देखो घर को अखाड़ा बनाती रहती है। अरे तुम तीनों के महाभारत के कारण बेचारे पैटीज का भरता बन गया, अब बस करो। तेजसपुर गांव में रहने वाली तान्या की 3 बेटियां थीं। तीनों की उम्र में 2-2 वर्ष का अंतराल था। जहां विधि 16 बरस की थी, वहीं परिधि 14 की तो निधि 12 बरस की थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस रोज तीनों के बीच घमासान युद्ध न छिड़ता हो। वो हमेशा खाने की मेज को महाभारत का मैदान बनाती थी। समय गुजर रहा था। एक सुबह, मेरे तीनों अनमोल रतन, टिफिन तैयार कर दिया है, मन लगाकर पढ़ना, अलविदा। तीनों स्कूल के लिए निकल जाती हैं। तभी नन्ही निधि विधि छेड़ती है, अरे ओ विधि परिधि, ये कछुए की धीमी चाल चलना छोड़कर जरा तेज गति कर ले, वरना स्कूल मास्टर आज फिर तुम दोनों के गुर्दे छील देंगे। चुप कर, इस बित्ते भर की ततैया के बोल बच्चन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बेटा कायदे में रह लो, वरना खोपड़ी खिसक गई तो 2 गज जमीन में गाड़ दूंगी। मैं तेरी इन खोखली धमकी से नहीं डरती, तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। विधि, ये निधि तुझे ललकार रही है।
तुझे? तू इस बात पर अब कर इसका बाल बाका। बेटा ज्यादा बकैती ना करो, वरना हम साथ मिलकर तुम्हारे सर की हरियाली निचवाकर सजनी से गजनी बना देंगे। विधि और निधि की खिल्ली उड़ाता देख परिधि उनके सिर पर मुक्का मारकर कहती है, बहुत बत्ती सी निकल रही थी। दोनों गुस्से में बौखलाकर परिधि पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाती है और तीनों लड़ते हुए सड़क के बीचों बीच आ जाती हैं कि एक क्रेन उन तीनों को कुचलकर आगे बढ़ जाती है। उसी पल तीनों की आत्मा भयानक चुड़ैल के वेश में उनके शरीर को भेदते हुए बाहर आती है और वो तीनों हवा में उड़ने लगती हैं। अरे ये क्या है, हम तीनों फर्श से अर्श पर कैसे आ गए? लगता है हम तीनों के अंदर फ्लाइंग जय बन गई है। चलो दौड़ाकर घर चलते हैं। तीनों चुड़ैल बहनें तेज तूफान को चीरती हुई घर का रुख करती हैं, जहां तान्या कहती है, इतनी सांझ हो गई, जाने मेरी बिटिया कहाँ रह गई है? माँ हम ये रही, देखो माँ, लगता है माँ हमारे संग खेल खेल रही है। जैसे ही तीनों चुड़ैल तान्या के स्पर्श करने की कोशिश करती हैं, वो आर पार हो जाती है, जिसे देख वो भौचक्की रह जाती है। अरे हम तीनों माँ के आर पार कैसे आए? कहीं हम तीनों पारदर्शी तो नहीं हो गए? अचानक गांव में रहने वाला हरिया हांफते हुए आकर तान्या से कहता है, अरे भौजाई गजब हुई गवाह। अरे क्या ही हो गया हरिया? अरे गांव की सड़क पर आपकी तीनों बेटियों की लावारिश लाश पड़ी है। ये सुनते ही तीनों चुड़ैलों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने शव को देखकर तीनों चुड़ैल स्तब्ध रह जाती है, जिसके बाद वो गांव के जंगल को ही अपना बसेरा बना लेती है। आधी रात तीनों चुड़ैल पेड़ की डाल से उल्टा लटक कर कहती हैं, तुम दोनों की नादानी के चलते आज मैं इस बंजर बरगद पर टंगी हुई हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सड़क पर भिड़न तुम्हारे बीच हुई थी। आज मैं सिर्फ तुम दोनों चिमिरकी चुड़ैल के चलते भूतनी बनकर इस जंगल में भटक रही हूँ। सारी गलती सरासर इस बित्ते भर की ततैया की है। ना ये मुझे छेड़ती, ना मैं इससे भिड़ती। मुझ नन्ही सी जान को परेशान करके तुम्हें क्या मिल रहा है? तीनों चुड़ैल लड़ते हुए देर रात सो जाती हैं। देखते ही देखते तकरीबन 2 दिन गुजर जाते हैं। भूख के मारे मेरे पेट में मरे हुए चूहों ने कबड़ी मचा रखी है। मुझे भी जोरों की भूख लगी है, मगर हम अभी बाहर नहीं जा सकते, वरना दिन की धूप हमें सीधे जहन्नुम पहुंचा देगी। जन्नत तो हम जाने से रहे। थोड़ी ही देर में रात का घनघोर अंधेरा घिर आता है और चमगादड़ों की सेना आकाश में जोर शोर से सिसयाना शुरू करती है। तभी अंतिम चुड़ैल नाक सिकोड़ते हुए कहती है, मुझे किसी इंसान की बू आ रही है, चलो साथ मिलकर शिकार करते हैं। हाँ चलो। तीनों चुड़ैल हवा में हाथ फैलाए हुए जंगल से बाहर आती हैं, जहाँ कोसों दूर से आता हरिया साइकिल पर सवार गाते हुए आगे की ओर अग्रसर होता है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। तीनों चुड़ैल कहती हैं, कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार, तेरी तमन्ना में रहता है बार बार। चुड़ैल को देख हरिया खौफ के मारे सर से पांव तक पसीने में सराबोर हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी होने के साथ उसकी अंतड़ियां सूख रही थी। चुड़ैल, अरे दादा बचाओ, अरे बचाओ रे कानू, अरे बचाओ रे कानू, ये तीनों चुड़ैल कितनी भयानक बंदी है। तूने हमारी बुराई की, अब तू मरेगा। गुस्से में बौखलाई तीनों चुड़ैल उसे मारकर घसीटते हुए जंगल आती हैं, जहाँ परिधि चुड़ैल हाथ मलते हुए कहती है, मैं तो इसका कलेजा खाऊंगी। मेरी जुबान से तो लार टपक रही है, मैं तो इसके खून का रक्तपान करूंगी। ये मन की मिठाई तुम्हारे मुंह तक नहीं जाएगी, ये शिकार सिर्फ मेरी खुराक बनेगा। ऐसे कैसे? इसे पकड़ने में हमने तुम्हारा बराबर भरसक सहयोग किया है, काली पीली खोपड़ी मत खिसकाओ। तीनों चुड़ैलों के बीच शिकार को लेकर बहसबाजी शुरू हो जाती है। उनके आतंक से पूरा जंगल बेडौल हो जाता है। ऐसे ही हर एक रात चुड़ैल लोगों को मारकर शिकार साधती थी। देखते ही देखते ये खबर गांव में सनसनीखेज हो गई। सभी सरपंच की सभा में उपस्थित होते हैं। अरे देखते ही देखते आधा गांव सफाचट हो गया, जाने कौन कर रहा है ये सब। सरपंच जी, ये सारा ब्यूचक्र तान्या की 3 चुड़ैल बेटियों का है। सच क्या है ये तो अब पुरोहित जी से पता चलेगा। सभी जन पुरोहित के पास आकर सारा मामला बताते हैं, जिसके पश्चात पुरोहित जी अंतर्ध्यान होकर कहते हैं, सत्य है, ये अतृप्त आत्मा उन तीनों चुड़ैल बहनों की है। पुरोहित जी, इन चुड़ैल बहनों से बचने का कोई तो समाधान होगा। समाधान तो है। आज पूर्णिमा की रात है, चांद की चमक अपनी चरम सीमा पर होगी। उस समय मैं यज्ञ करके उन चुड़ैलों को आमंत्रण दूंगा। पूरा गांव यज्ञ की तैयारियों में जुट जाता है। यज्ञ की आहुति के साथ तीनों चुड़ैल वहां उपस्थित होती हैं। क्यों बुलाया है? पुरोहित बंद कर ये यज्ञ, वरना एक ही पे में मैं तुझे पाताल लोक पहुंचा दूंगी। बंद करो ये बकैती चिमिरकी चुड़ैल, तू इस पहलवान पुरोहित को हिला भी नहीं सकती। अरे ओ चुड़ैल, बंद कर अपना सड़ा मुंह, बातों से ज्यादा तो बू निकल रही है तुझमें से। अरे विधि चाहे तो अपने बू से ही बंदा बेहोश कर दे। तीनों चुड़ैल के बीच युद्ध छिड़ जाता है। तभी तान्या रोते हुए कहती है,
अरे अब तो झगड़ना बंद कर दो। इसी लड़ाई झगड़े के कारण तुम तीनों स्वर्ग से धार गई। देखा तुम दोनों चुड़ैल ने माँ को रुलाया। अरे अब तो एकजुट हो जाओ, मर कर भी मार काट कर रही हो। झगड़े से जिंदगी नहीं चलती, सुलह के साथ रहना सीखो। अगर एक मिजाज गर्म है तो दूजा नर्म रह सकता है। तान्या को बिलक बिलक कर रोता देख तीनों चुड़ैल बहनों की आंखों में खून के आंसू बरसने लगते हैं। माँ हमें माफ कर दो। अब हम समझ गई हैं कि लड़ाई झगड़े जीवन का जुड़ाव है। जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़े भी होते हैं। आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे। अलविदा माँ, अपना ख्याल रखना। तीनों चुड़ैल जिंदगी की सच्चाई का सबक पाकर सदा के लिए तेजसपुर गांव और जंगल से ओझल हो जाती हैं।